आपने घर जाके दोबारा सोचा कि आपने गलती से एडमिशन तो नहीं ले लिया? सर तो वाकई बहुत जज्बाती हो गए, ये तो वाकई ही सिलेबस ख़त्म कराने के मूड में लग रहे हैं। फिर आप अपने दोस्तों से पूछा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? सर ने तो कहा 2 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं मैं जल तो नहीं जाऊँगा? यानी अगर आज आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडर कर सकता हूँ। वो याद है नेगेटिव कन्फर्मेशन? अगर आप खामोश हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आप मुतमईन हैं, आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और आप इस क्लास के साथ उसी जोशो खरोश के साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक अहम सवाल आगे बढ़ने से पहले, ताकि मैं लेक्चर्स पढ़ाते हुए इस चीज़ को जहन में रखूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सी लॉ वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं? ओए होए होए, क्लास में एक मेजॉरिटी जो है वो हैंड रेस कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि फिर मुझे ये जहन में रखना है कि हमने ज़्यादा एडवांस लेवल की बातें नहीं करनी। एक आध जगह जहाँ थोड़ी सी आगे की बात आए तो पहले उसे समझेंगे और फिर उसके मुताबिक आगे चलेंगे। हमने देखा था कि हमारे 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स में हमारा 100% सिलेबस कवर्ड है। 3 ऐसे सिलेबस एरियाज थे जो 15 से 20 नंबर के थे। किसी को याद है कौन कौन से चैप्टर्स? पहला वाला मुश्किल है, वो मैं बता देता हूँ। 1, 2, 5 और 6, ये 4 मिला के वेटेज थी 15 से 20 नंबर की। फिर 2 चैप्टर्स का एक ब्लॉक था जिसकी सेम 15 से 20 नंबर की वेटेज थी। बड़ा मशहूर नाम है, बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक़या था, शायद आप लोग छोटे थे या शायद पैदा नहीं हुए थे। 9/11 दुनिया में एक बड़ा मशहूर वाक़या था 9/11, क्योंकि 11 सितंबर को ट्विन टावर्स के साथ कुछ जहाज़ टकराए थे और उसके बाद अमेरिका फिर इतना पागल हो गया था कि उसने फिर पूरी दुनिया से इंतकाम लेना शुरू कर दिया था, बिलखसूस अफ़गानिस्तान। चूँकि उन्हें पता लगा कि अफ़गानिस्तान से ये सारी चीज़ इनिशिएट हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने कुछ हिस्सा पाकिस्तान का और मेनली अफ़गानिस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया था। तो एक बहुत अरसे तक एक वॉर शुरू रही जिसका नाम था वॉर ऑन टेररिज्म, और वो 9/11 से इनिशिएट हुआ था। तो जो पुराने लोग थे उनके लिए याद रखना आसान होता था कि 9/11 एक बड़ा तारीखी वाक़या है। जिस तरह से कोविड एक तारीखी वाक़या है, इस तरह से 9/11 भी एक तारीखी वाक़या है, जिसके बाद दुनिया में एक अच्छी खासी आतंक मच गई थी और एक सुपर पावर इतना आउट हो गई थी कि उसने फिर जो है ना वो हमले करने शुरू कर दिए थे। और इस हद तक था कि उसे अगर 4, 5, 6, 7 मुल्कों पे भी हमला करना पड़ जाए कोई मसला नहीं। इराक़ पे भी हमले किए, अफ़गानिस्तान पे भी किए, पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के ऊपर भी किए, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि सपोर्ट नहीं करता तो इंडिया ने कहा था आप हमारी तरफ आ जाओ, रास्ते में पाकिस्तान आता है, इनको भी भड़का देंगे और आगे चले जाएंगे। तो फिर उस वक्त के जो डिक्टेटर, उसने एक नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान। उसने फिर अपने मुस्लिम ब्रदर को इग्नोर कर दिया और अपने इलाके से इजाज़त दे दी कि आप गुज़र के और उनके ऊपर हमला कर दें। तो 9/11 उस हवाले से मशहूर है। तो जो दूसरी ग्रेड है 15 से 20 नंबर की, वो 9/11। तीसरी चैप्टर 12 जो सबसे आखिरी चैप्टर है, ये 3 हैं 15 से 20 नंबर की ग्रेड्स। उसके बाद हमारे पास 2 ग्रेड्स हैं। एक ग्रेड में 2 चैप्टर हैं लेकिन उसकी वेटेज 20 से 25 नंबर की है, 7 और 10। और फिर एक ग्रेड जिसमें 3 चैप्टर हैं, उसकी वेटेज 20 से 30 की है, जिसमें 3, 4 और 8 है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे आपको वाकई याद हो, लेकिन हर अगले दिन हमारा एक पैटर्न होता है कि हम पिछले दिन का रिकैप करते हैं। तो आज चूँकि पीछे सवाल नहीं होने थे तो मैंने सोचा चलो हल्की सी ये वाली बात कर ली जाए। फिर क्या स्टैंडर्ड स्टेप हैं इस पोस्ट रिज़ल्ट से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, तो डे वाइज क्या रूटीन होगी पढ़ेंगे हम। फिर आप घर जाके क्या करेंगे? नोट्स लिखेंगे, फिर उसी से याद करेंगे, यानी कि जब भी याद करेंगे उसी से। अगले दिन जब आप क्लास में आएंगे तो पहले मैं पिछले दिन का रिकैप दूंगा। पिछले दिन हमने क्विकली देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा, आप लोगों के सवाल लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल पड़ेंगे। जब वीक ख़त्म होगा तो वीक के एंड पे आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली उस वीक की एक पास पेपर की वीडियो शेयर कर दी जाएगी, जितना पढ़ा उससे रिलेटेड पास पेपर्स, और आप सैटरडे वाले दिन एक टेस्ट के लिए तैयार हुए होंगे। एक्सेप्शन ये है कि अगर हम सैटरडे तक अपना वीक का टारगेट पूरा ना कर सके तो फिर हम सैटरडे को पढ़ लेंगे और टेस्ट को उठा के मंडे पे शिफ्ट कर देंगे और अगले वीक को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी वो जो कमी बेशी रह गई है उसको कवर कर लें। कोई कन्फ्यूजन सी लॉ को लेके, कल की बातों को लेके किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं? सब क्लियर है? अब थोड़ा सा देखते हैं ये कंपनी है क्या, ये कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का क्या पैटर्न है, कंपनी में और पार्टनरशिप वगैरह में क्या फ़र्क है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम बोर्ड पे लिखें,
फिर मेरे पास एक ऑनलाइन क्लास में लिखी हुई थोड़ी सी नोटिंग मौजूद थी, तो मैंने कहा चलो वो स्क्रीन पे डाल देंगे तो लिखना बचत हो जाएगी। बस ख़तरा ये है कि वो आपसे शायद पढ़ा ना जा सके, तो मैं साथ साथ बता भी दूंगा, अल्लाह खैर करे। कुछ गुजारा मुजारा हो ही जाएगा। देखते हैं कंपनी कैसे बनती है, बिल्कुल देसी तरीके से समझते हैं कंपनी कैसे बनती है। 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। इन लोगों के पास पैसे इकट्ठे थे और इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम मिलके एक कंपनी बनाते हैं। इन 5 लोगों ने मिलके सोचा कि हम क्या करें, एक कंपनी बनाते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये 5 इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से के गले लगेंगे और कह देंगे हम कंपनी बन गए? कंपनी नहीं बने। क्या कंपनी इन लोगों को कहते हैं? कंपनी तो कोई और चीज़ है। कंपनी किसी इमारत को कहते हैं, किसी दीवार को कहते हैं। क्या होती है कंपनी? एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, एक वर्चुअल पर्सनैलिटी होती है, नज़र नहीं आती। ये एक लीगल सेटअप होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस कर रहे होते हैं। तो फर्ज करें हम फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक थोड़ी सी स्लैंग एग्जांपल ऐड करते हैं। ये 5 लोग थे, इसके पास 5 लाख पड़ा हुआ था, इसके पास 3 लाख पड़ा था, इसके पास 10 लाख था, इसके पास 80,000 था, इसके पास 1,20,000। इन्होंने सोचा कि भाई अगर हम अलग अलग अपने पैसों से कारोबार करेंगे तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, क्यों ना हम इन सारों को जोड़ें और 20 लाख रुपए से एक कारोबार शुरू करें। ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने एक बॉक्स के अंदर ये 20 लाख रुपए डाल दिए। ए ने 5 लाख, बी ने 3 लाख, सी ने 10 लाख, डी ने 80,000 और ई ने 1,20,000 रुपये उठा के 2 मिलियन यानी कि 20 लाख उठा के उस बॉक्स में इकट्ठा कर दिया। अब बॉक्स में पैसे पड़े हुए हैं और दूर जाके कहा कि ये बॉक्स एक कंपनी है। अब ये 5 लोग अलग हो गए और कंपनी नामी एक बॉक्स, क्योंकि अभी हमें कंपनी दिखती तो है नहीं, तो फिलहाल समझने के लिए समझ लेते हैं कि एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। क्लास में इस वक्त ये डब्बा मौजूद है, इस डब्बे में 5 लोगों ने उठ के पैसे इकट्ठे किए हैं। अब ये डब्बा कंपनी है और वो 5 लोग कंपनी के मालिक हैं। डब्बे में पैसा डाल दिए और सोचा कंपनी बन गई। ऐसे तो नहीं बनेगी। आप गवर्नमेंट को जाके बताएंगे कि हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे का ये नाम है, उसके अंदर हमने 20 लाख रुपए से एक कंपनी शुरू की, आप काइंडली इस डब्बे को अपने पास रजिस्टर कर लें। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगी और कहेगी इन लोगों ने एक डब्बा इस नाम का मेरे पास इंदराज करा दिया। अब वो डब्बा एक ऑफिशियल डब्बा बन चुका है जिसमें आप सब लोगों ने पैसे डाले हुए हैं। अब आप अलग लोग हैं और उस डब्बे का एक नाम है, फ़र्ज़ करें उस डब्बे का नाम है, यहाँ पे कहीं अगर लिखा हुआ है तो वो यूज़ कर लेते हैं, नहीं है, फ़र्ज़ करें उस डब्बे का नाम है XYZ लिमिटेड। ये काम करते हैं डब्बा कंपनी लिमिटेड। तो हमारी कंपनी है जिसका नाम है डब्बा कंपनी लिमिटेड और 5 लोगों ने अपने पैसे उठा के उस डब्बे में डाल दिए और उस डब्बे को गवर्नमेंट की नज़र में रजिस्टर भी करवा लिए। अब गवर्नमेंट मानती है कि आप 5 इंसान हैं और वो डब्बा भी एक इंसान है जिसका नाम है डब्बा कंपनी लिमिटेड। फिर सुकून से आके कुर्सी पे बैठ गए और डब्बे को देखते रहे कि अब शायद ये कंपनी को काम करना शुरू करे। कंपनी अभी भी कुछ नहीं कर रही। तो फिर ख्याल आया कि भाई कंपनी को चलाने के लिए कुछ चलाने वाले लोग भी होने चाहिए। इनसे कहा कि भाई अब हमारी कंपनी है तो चलाना तो हमको होगा। वो कहेंगे ये क्या, ये कब तय हुआ था, हमने तो पैसे देने थे। ये भाई साहब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ ही बहुत थे। मिस्टर ई मैंने कहा भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैंने 1,20,000 दिया था, बस मैंने कंपनी में हिस्सा डाल दिया, बस अब साल के एंड में मुझे बताना प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कुछ और लोगों से पूछा, कोई तैयार हुआ, कोई नहीं तैयार हुआ। बी और डी ये दोनों तैयार हो गए। बी ने कहा ठीक है जी, मेरी एक एक्सपर्टीज़ है, मुझे ये काम करना आता है, मैं इस कंपनी को चला लूँगा। और डी ने कहा थोड़ा सा टाइम मैं भी दे दिया करूँगा। तो ये दोनों बन गए इंतज़ामिया। बी और डी बन गए उस डब्बे की इंतज़ामिया। जी ये उस डब्बे के साथ जाके खड़े हो गए और अब इनके ज़िम्मे है कि उस डब्बे में से पैसे निकाल के इन्होंने कंपनी का बिज़नेस चलाना है। उन्होंने क्या किया, उस डब्बे में पड़े हुए 20 लाख उठा के एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किए और उस बिज़नेस को साथ साथ लुक आफ्टर करते रहे। चूंकि ये लुक आफ्टर कर रहे हैं और बाकी लोग घर बैठे हुए हैं पैसे देके, जबकि ये लोग साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है जी हमारी पर मंथ 20,000 सैलरी होगी। उसने कहा मेरी पर मंथ जो है वो 15,000 सैलरी होगी। तय हो गया कि ठीक है इस डब्बे को जो लोग चला रहे हैं उनकी इतनी इतनी तनख्वाह होगी।
उन लोगों ने अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को हायर किया, कुछ काम वगैरह शुरू किए और कंपनी का एक निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। कंपनी जिसका नाम है डब्बा कंपनी लिमिटेड, जिसके ओनर्स हैं 5 ABCDE, और इन 5 ओनर्स में से इसकी इंतज़ामिया करने वाले 2 लोग हैं, एक नाम B है और एक का नाम D है। वो कंपनी को चला रहे हैं। जब कंपनी को चला के साल गुजारा तो साल के बाद कंपनी के कुछ इनकम्स थी और कंपनी के कुछ खर्चे थे। कंपनी कौन है? वो डब्बा। इन 5 लोगों की अपनी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा अपनी ज़िंदगी में शायद 10 लाख तनख्वाह कमा रहा हो, कोई मसला नहीं है। ये शायद 5 जगह इन्वेस्टमेंट करके बैठा हो, हमने उसे नहीं देखना। हमने देखना है इसने डब्बे में कितने डाले थे। तो यहाँ कंपनी जो कुछ भी करेगी इस बंदे का उतना ही हिस्सा होगा जितना इसने कंट्रीब्यूट किया था बाकियों के साथ। तो हुआ ये कि उस डब्बे से पैसे निकाल के जो उस डब्बे ने कमाया, यानी उस डब्बे में मौजूद पैसों से जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम में से खर्चे माइनस किए, तो फिर आपको पता लग गया कि हमारे पास 7 लाख का प्रॉफिट आ चुका है। इनकम आई, इनकम में से उन्होंने खर्चे, एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ माइनस की, तो पता लगा 7 लाख प्रॉफिट आ गया। अब फिर ये देखा कि ये B और D की भी तो तनख्वाहें थी, हैं तो ये ओनर्स में से, लेकिन ये इस वक्त इंतज़ामिया के हेड थे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 20 और 15 35,000 पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा 4,20,000 तो इनको देना पड़ेगा। अब सब लोग घर बैठे हुए हैं और जो 2 लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत की तनख्वाह मिल गई। जो 7 लाख प्रॉफिट था, 4,20,000 इनको मिल गया और जो बच गया 2,80,000। अब जिस 2,80,000 ये बेसिकली प्योर प्रॉफिट है उस डब्बे का। डब्बे ने क्या किया है? लोगों से 20 लाख उधार पकड़ा है, एक बिजनेस में लगाया है, उस बिजनेस से जो इनकम आई है उसमें से खर्चे माइनस किए हैं, और डब्बे के पास एंड पे उस 20 लाख से ओवर एंड अबव 7 लाख का प्रॉफिट था। जो उस डब्बे को धक्का मार रहे थे, चला रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनका भी एहसान नहीं रखा, उनको तनख्वाहें दे दी। तब ये 2,80,000 प्योर प्रॉफिट किसका है? उस डब्बे का। वो डब्बा जिसको हम कंपनी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी एक इंडिविजुअल वजूद है जिस वजूद में बाहर के कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो वाला वजूद अपना एक बिज़नेस करता है, उसका बिज़नेस अलग होता है और जो 5 लोग हैं उनका बिज़नेस अलग है। और उसके बाद ये जब जो डब्बा जो कुछ भी कमाएगा अपने खर्चे करने के बाद अपने ओनर्स को कहेगा, देखो तुम लोगों ने मुझे 20 लाख दिए थे, मैंने तुम्हें 2,80,000 का प्रॉफिट जनरेट कर दिया। अब ओनर्स फिर एक अहम फैसला करेंगे, वो कहेंगे यार अगर हमने 20 लाख से इसको शुरू किया तो इसके प्रॉफिट्स इतने अच्छे आए तो इसमें कुछ और पैसे भी डाल दें। अब इस 2,80,000 के साथ 2 सलूक हो सकते हैं, या तो ये सारा का सारा दोबारा उस डब्बे में ऐड कर दें और अगली दफ़ा कारोबार 22,80,000 से स्टार्ट हो। ये ऐसा कर सकते हैं कि ज़ाहिर है जिन्होंने पैसे दिए थे वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा चाहते होंगे, कुछ हिस्सा उनको प्रॉफिट का दे दिया जाए, कुछ डब्बे में डाल दिया जाए। तो बैठ के ये तय हुआ कि हम एक काम करते हैं, इस 2,80,000 के 2 हिस्से करते हैं, 80,000 इस डब्बे में वापस रख देते हैं और जो 2 लाख है वो बांट देते हैं इसके ओनर्स में। अब ओनर में तो लड़ाई हो जाएगी कि 2 लाख रुपए में से ज़्यादा कौन लेगा और कम कौन लेगा। उस लड़ाई को कैसे रिजॉल्व करें? माइट इज़ राइट, जो जितना ताकत में है, जो जितना ज़्यादा जिसने पैसे दिए उसका उतना बड़ा हक बनता है। तो एक काम कर लें, इस 20 लाख को हिस्सों में डिवाइड कर लें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कंपनी का जो कैपिटल है उसको शेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्ज करें हमने कह दिया 10 रुपए का एक शेयर है, तो डब्बे में जो 20 लाख गए हैं वो बेसिकली 2 लाख शेयर्स थे। मिस्टर ई तुम्हारे पास 12,000 शेयर्स हैं, डी तुम्हारे पास 8,000 शेयर्स हैं, सी तुम्हारे पास 1 लाख शेयर्स है, तुम्हारे पास 30,000 है, तुम्हारे पास 50,000 है, और परसेंटेज निकाल ली, इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट कंपनी के मालिक ये लोग हैं। तय हो गया। अब इस कंपनी में शेयर्स कितने? 2 लाख। प्रॉफिट कितना आया है? 280, जिसमें से 80 उठा के अपने डब्बे को वापस दे दिया। 2 लाख हाथ में है, ये 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ये 2 लाख बटेगा, 2 लाख शेयर्स में 2 लाख रुपए बटेंगे, तो पर शेयर कितना रुपए आएगा? 1। 2 लाख शेयर्स, 2 लाख प्रॉफिट, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट? 1 रुपया। तो ये भाई साहब जिनके पास 8,000 शेयर्स हैं इनको 8,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसके पास 30,000 शेयर्स हैं 30,000। तो हर दफ़ा जब भी प्रॉफिट आएगा, फर्ज करें अगली दफ़ा प्रॉफिट आए 7 लाख, आप 7 लाख को 2 लाख पे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर 3.5 रुपये निकल आएंगे। तो जिसके जितने शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 3.5 उसको उतना प्रॉफिट दे देंगे। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांटते हैं उसको ऑफिशियली डिविडेंड बोलते हैं।
प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मालिकों को तकसीम किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और वो हिस्सा जो दोबारा कंपनी में लग जाता है उसे रिजर्व्स बोलते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता FR1 में थोड़ा सा आगे जाएंगे, कुछ जगह FR2 में ये चीज़ें हल्की सी साथ साथ एक्सप्लेन हो रही होती हैं। मैं बहुत ही बेस लेवल पे चला गया हूँ। इसका मतलब है कि वो एक डब्बा एक अलग कंपनी है। वो डब्बा जो काम कर रहा है, क्या ए का उसे लेना देना है? ये तो कंपनी आता भी नहीं है, ए ने पैसे दिए, घर बैठा हुआ है, सिर्फ साल के एंड पे उसने क्या किया, 50,000 रुपये डिविडेंड कमा लिया। अच्छा, पैसे सबसे ज़्यादा किसने लगाए हुए हैं? ए और सी ने। तो सी ने कितना कमाया? लाख। ए ने कितना कमाया? बी ने कितना कमाया? 30,000 यहाँ कमाया और 2,40,000 यहाँ कमाया। 2,70,000 कमा लिया बी ने, सबसे ज़्यादा कमा लिया। कैसे? क्योंकि वो डबल काम कर रहा था। इसका मतलब है वो सारे मालिकों ने ज़रूरी नहीं कि काम करना है, और जो काम करेगा वो काम करने के ओवर एंड अबव डिविडेंड एक्स्ट्रा से पैसे भी लेगा, क्योंकि डब्बे ने किसी का एहसान नहीं रखना। एक इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बन जाएगा, वो किसी का एहसान नहीं लेगा, जिनसे पैसे लेगा उनको एंड पे प्रॉफिट दिया करेगा। जिनसे पैसे लेगा उनमें से जो काम कर रहे होंगे उनको उन काम की तनख्वाह भी देगा। और अगर वो बिजनेस ऐसा है कि वो डब्बा ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो डब्बा बंद हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये लोग जिन्होंने वो डब्बा स्टार्ट किया, ये मेंबर्स कहलाएंगे। वो डब्बा एक वर्चुअल कंपनी कहलाएगी, और उस डब्बे का जो बिज़नेस है वो और इन 5 लोगों का जो ज़िंदगी में बिज़नेस है वो और है। फ़र्ज़ करें अगली दफ़ा ये काम शुरू हुआ 20,80,000 से, अगली दफ़ा हम 25 लाख पे पहुंच गए, अगली दफ़ा और करते 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 वो डब्बे ने 5-6 साल में इतनी वर्थ जनरेट की कि आज डब्बे में 50 लाख पड़ा हुआ है और किसी का कोई एहसान नहीं है। डब्बे ने जो किया वो अपने बल पे किया है, और जिसने आगे मेहनत की थी, जिसने डब्बे की मदद की थी, डब्बे ने उसको उसके पैसे, तो टेक्निकली डब्बा एक अलग इंसान बन गया। जिसने लोगों से पैसे लिए उनके पैसे भी उन्हें वापस किए, उनके एहसान भी उन्हें वापस किए, और ख़ुद अपनी वर्थ भी बढ़ाई है। तो आज वो डब्बा जो 20 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी वर्थ बन गई है 50 लाख। लेकिन अल्टीमेटली ये डब्बा है तो उन 5 लोगों का। किसी दिन ये पाँचों इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार बंद करते हैं कंपनी को, मर्जी उनकी। गवर्नमेंट के पास गए, उसको कहा हमने कंपनी बंद करनी है, उन्होंने कहा पक्की बात है, हाँ जी वो हम जो इंदराज कराया था आप उसे ख़त्म कर लें, अब हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। आएंगे, डब्बा खोलेंगे, 50 लाख निकाल लेंगे। जिसकी तेज़ रफ्तार होगी पहले आके सारे पैसे लेके भाग जाएगा। नहीं, अब ये 50 लाख डिवाइड कैसे होगा? शेयर्स, 2 लाख शेयर्स और कंपनी यानी कि डब्बे की वर्थ 50 लाख। मैं पढ़े लिखे ऑडियंस के सामने हूँ, पर शेयर कितने रुपए? एक भाई ने प्रोसेस बता दिया, 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो जवाब 25। मैंने कोशिश की थी कि राउंड फिगर्स हो, ऐसा ना हो कि 13,57,552 को डिवाइड करना है 522 से, ऐसा नहीं था, बड़ा सीधा सीधा सा था। 50 लाख को हम लोगों ने 2 लाख पर डिवाइड करना था। जवाब आपने बताया 25 पर शेयर। तो ये भाई का पूछ लिया तो आप तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे 8,000 को 25 से मल्टीप्लाई करने में। तो एक काम करते हैं, वाले भाई का पूछ लेते हैं, जिसके 1 लाख शेयर्स हैं उसको क्या मिलेगा? उसको 25 लाख मिल जाएगा उस डब्बे में से। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि वो बंदा जिसने 10 रुपया पर शेयर इन्वेस्ट किया था, आज उसके शेयर की वर्थ क्या है? 25। अगर मैं कंपनी बंद कर दूं, फर्ज करें कंपनी बंद नहीं करता, कंपनी वहीं पे पड़ी हुई है, अचानक से ज़रूरत पड़ गई इनमें से किसी एक को पैसों की, सी को ज़रूरत पड़ गई पैसों की। सी ये चाहता है कि वो अपने कुछ शेयर्स बेचे। सी के पास शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। सी ये चाहता है कि इसमें से 20,000 शेयर्स बेच दे। जब शेयर उसने ख़रीदा था या जब डब्बे में पैसे डाले थे तो शेयर 10 रुपये का था। आपको लगता है कि वो आज भी 10 रुपये का बेचेगा? कितने का बेचना चाहिए उसे? 25। तो उस डब्बे के अंदर उस शेयर के बदले वर्थ पड़ी हुई है। जब कंपनी बंद होगी 25 तो
खरा आपके हाथ में है। उसके अलावा आपके हाथ में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हर साल डिविडेंड कमा के दे रही है। अब ये वाली चीज़, ये इतनी ज़बरदस्त आइटम अगर आप किसी को बेचेंगे तो आप 25 की तो नहीं बेचेंगे, 10 की भी नहीं बेचेंगे। शायद आप कहेंगे मुझे 50 चाहिए, लोग आके कहेंगे वो पागल हो गए, 50 बहुत ज़्यादा होता है, लोग कहें हमने 40 देना है। मार्केट में कुछ डिमांड होगी, कुछ सप्लाई होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है सबने। डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस के मुताबिक हो सकता है 45 रुपये पे कहीं जाके अमाउंट सेटल हो जाए। तो ये भाई साहब ने क्या किया, 1 लाख में से जज़ाकल्लाह, अरे वाह ज़बरदस्त, दूसरा भी पास हो गया, अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अच्छा गए। ये भाई ने एक पैगाम दिया है कि अगर कैफ क्वालिफाई हो या ज़्यादा पेपर पास हो तो डेयरी मिल्क देनी होती है। नहीं, मैं बाकी लोगों को कहता हूँ, बच्चे आगे वो मिठाई का एक वो बड़ा सा डब्बा दे देते हैं, वो ज़ाहिर है उसमें वो तो घी, और वो कितना बंदा मिठाई खा ले, चॉकलेट बंदा एक सिटिंग में खा सकता है पूरी। तो आप लोगों ने जब भी कैफ क्वालिफाई करना है या जब भी ज़्यादा पेपर पास करने हैं तो डेयरी मिल्क लेके आनी, मिठाई नहीं लेके। अच्छा जी, फूल इजाफी था। शेयर होल्डर्स में से एक शख्स है जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं। उसने ये 1 लाख शेयर्स शुरू में कितने के खरीदे थे? 10 लाख के, ऐसे ही है। आज उसने 20,000 शेयर बेचने हैं और अभी हमने अंदाज़ा क्या लगाया है पर शेयर वर्थ 45। तो क्या मैं कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने ये मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता हूँ? भाई साहब ने 10 लाख लगाया था, 5 साल बाद सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट बेची है और 9 लाख तो रिकवरी हो गया। है ना मज़ेदार काम? ये काम करना चाहिए। ये जो जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तो कभी इस डब्बे को हाथ लगाने भी नहीं आए थे। इसने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पर्सन को एक पैसे दे दिए थे कि जिसमें उस डब्बे में पड़े हुए पैसे मिलजुल के बिजनेस करते रहे। चूंकि इसने ज़्यादा पैसे दिए थे तो उसको फ़ायदा भी ज़्यादा हुआ था। तो इसने क्या किया, अपने 1 लाख शेयर्स में से 20,000 दे दिए मिस्टर वाई को और 80,000 रखे अपने पास, यानी कि मिस्टर सी। तो यहाँ टेक्निकली अब मुझे एक और बंदे को ऐड कर देना चाहिए, मिस्टर वाई। इंटरेस्टिंगली कंपनी में हम उतने ही पैसे काउंट करेंगे जितने उसके निकले। 10 रुपये का शेयर है ना, तो जिसने 20,000 शेयर खरीदे हम कहेंगे उसका 2 लाख रुपए कंपनी में आ गया। और जो ऊपर के पैसे हैं वो कौन ले उड़ेगा? तो शेयर की 2 तरह की वैल्यू होती है। एक फेस वैल्यू होती है जो कागज़ पे लिखी होती है, जब कंपनी बनी है और पहली दफ़ा इशू हुए हैं तो वो उतने रुपए का था। और एक मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू मतलब वो शेयर मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, अकाउंट्स में जो वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू होती है, वो ये 10-10 रुपए के हिसाब से होती है नॉर्मली। 10 रुपये नॉर्मली होता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। और मार्केट में क्या चल रहा होता है? जो उसकी मार्केट वर्थ है, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन है, वो डिविडेंड कितना देता है, कंपनी के रिजर्व्स में कितना पड़ा हुआ है। अच्छा, गौर से देखें कि मिस्टर सी ने किसी को कुछ नहीं बताया। सी ने ऐसे मशवरा भी नहीं किया शेयर बेचने से पहले। सी ने डब्बे को भी नहीं बताया। डब्बे में मौजूद जो पैसे पड़े हुए थे, इसके हाथ में जो शेयर्स थे उसमें से 20,000 शेयर उठा के एक और बंदे के हवाले कर दिया और उसको भी मालिक बना दिया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, एक नया मालिक आ सकता है। तो ये एक अजीब सा बिजनेस है जिसका मालिक बदल भी जाए तो भी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, डब्बा तो वही काम कर रहा है। वो पहले भी इस बंदे को नहीं देखता था, वो ये मानता था कि इस बंदे ने लाख शेयर्स हमारे खरीदे हुए हैं, तो वो उसको एक शेयर होल्डर काउंट करता था। अब वो कहेगा कि 2 शेयर होल्डर हैं, एक ए है और एक मिस्टर वाई है, इन 2 के पास मिला के मेरे लाख शेयर्स है। कंपनी चलती जाएगी। नॉर्मली क्या होगा, अपने ही असल जो शेयर होल्डर हैं वही दूसरों को शेयर बेचते रहेंगे। तो अगर आज एक कंपनी में 50 शेयर होल्डर हैं तो शायद आज से 50 साल बाद उन 50 में से एक भी मौजूद ना हो और 10,000 कुछ और लोग हों जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हों। तो कितना मज़ेदार किस्म का बिजनेस हो गया। एक डब्बा जो खुद ही चले जा रहा है और जो उसे चला रहे हैं उसको पैसे भी दे रहे हैं, और जिसने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसको साल के एंड पे कुछ ना कुछ डिविडेंड की फॉर्म में मिल रहा है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो सबको फ़ायदा हो रहा है। ये भाई के पास अगर 2 लाख पड़े हुए हों, ये भाई के पास 50,000 पड़े हुए हों, ये भाई के पास 3 लाख पड़े हुए हों, तो ये अलग अलग शायद अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन जब ये तीनों जुड़ जाएंगे और पैसे इकट्ठे होंगे और अब इस इकट्ठे पैसे से बड़े पैमाने पे बिजनेस हो सकेगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा और वो इन तीनों में आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो कंपनी सिर्फ एक वर्चुअल सेटलमेंट है जो बीच में आई,
बहुत सारे लोग मिलजुल के अगर ऑर्गेनाइज वे में कारोबार करना चाहते हैं तो कंपनी लॉ उनको ये ऑप्शन देता है कि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हों और यहाँ पे चीज़ें उस तरह से चलें। क्या समझ आया कि ये डब्बा क्या है? बस इस सारी कहानी में से डब्बा गायब कर दें। एक जगह पैसे इकट्ठे किए, शायद वो एक बैंक अकाउंट है, और अपने उस इकट्ठे बैंक अकाउंट को एक नाम दे दिया, तो कंपनी ना नज़र आने वाला एक पर्सन है, कागज़ पे इसका वजूद लिखा जाता है, यानी इसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रार वगैरह को जाके बताया कि हम ये 5-6 लोग हैं जो मिलकर कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो उसने आपको एक कागज़ इशू करके दे दिया, जाओ तुम लोगों की कंपनी रजिस्टर हो गई। कंपनी के लिए आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक कानूनी वजूद चाहिए। इसलिए कंपनी के बारे में कहा जाता है ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, असल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल है और लीगल पर्सन है, कानून की नज़र में ये एक पर्सन है। अब अपने सिलेबस को समझते हैं। चैप्टर 1 कंपनियों की टाइप्स समझाता है और कंपनियों के ऊपर कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कंपनियों को रेगुलेट करती हैं वो सिखाता है। चैप्टर 2 सिखाता है कि कंपनी यानी कि उस डब्बे को जब रजिस्टर करवाना है तो कौन से तरीके से करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चैप्टर 3 इन डायरेक्टर्स के रूल्स बताता है कि डायरेक्टर्स कंपनी को कैसे चलाएंगे। चैप्टर 4 इन डायरेक्टर्स के साथ जो कुछ और सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताता है कि वो कौन लोग होंगे और वो कैसे मदद करेंगे। चैप्टर 5 शेयर कैपिटल की डिफरेंट किस्में समझाने की कोशिश करता है कि शेयर कैपिटल क्या है और उसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से चलता है। चैप्टर 6 का थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, साइड पर रखते हैं। चैप्टर 7 बात करता है कि अगर इस कंपनी को लोन चाहिए होगा तो उसका क्या तरीका होगा। चैप्टर 8 बताता है कि ये कंपनी अपने मेंबर्स की मुलाकात कैसे करवाएगी और इस मुलाकात में ये लोग बैठ के क्या क्या फैसले कर सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। चैप्टर 9 बताता है कि ये डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दे सकते हैं और उसके क्या रूल्स होंगे। चैप्टर 10 बताता है कि ये वाली कंपनी जब बाहर किसी जगह इन्वेस्ट करेगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट के क्या रूल्स होंगे। चैप्टर 11 बताता है कि ये कंपनी अपने अकाउंट्स, अपने रिकॉर्ड्स कैसे बनाएगी। और चैप्टर 12 ये बताता है कि ये कंपनी अगर आपने बंद करनी है तो बंद कैसे होगी। कंप्लीट कंपनी लॉ रिवॉल्व्स अराउंड दिस स्टोरी। सी लॉ में और किसी भी और सब्जेक्ट में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ के ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, बिल्कुल एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। आप बी लॉ में एक लॉ ख़त्म करते हैं, अगले लॉ पे जाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। सी लॉ में हम थ्रू आउट एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होंगे, कंपनी और कंपनी के कवानीन। तो इसका मतलब है कि बड़ा फोकस सब्जेक्ट है और इसमें अगर आपको एक दफ़ा थीम समझ आ जाए तो बस आपने सिर्फ यही समझना है कि मैं उसी कंपनी की किस में समझ रहा हूँ, उसी कंपनी को रजिस्टर कराना समझ रहा हूँ, उसी कंपनी के डायरेक्टर्स, तो आपके जहन में एक प्रैक्टिकल इमेज बन जाएगा कि कंपनियाँ इस तरह से चलती हैं। क्या बात समझ आई? अब इस कंपनी में और जो सादा सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप्स है, क्या फ़र्क नज़र आ रहे हैं? एक तरीका होता है ना बिजनेस का कि आप सोल ट्रेडर होते हैं, अकेला बंदा है, अकेले अपने बिजनेस का मालिक। एक होता है ये पार्टनरशिप, 4-5 लोग मिलके कारोबार करते हैं। तो कंपनी में और ये बाकी रिवायती बिजनेसेस में क्या फ़र्क है? लीगल स्टेटस का फ़र्क है। कंपनी एक सेपरेट लीगल, ये एक अलग डब्बा, ये अलग से कानूनी तौर पे ये एक अलग एंटिटी है। जबकि सोल ट्रेडर ऐसा नहीं होगा, सोल ट्रेडर कहेगा मैं अलग हूँ, मेरी दुकान अलग है। दुकान और सोल ट्रेडर एक ही चीज़ है। अगर आप में से कुछ ने टैक्स पढ़ा हुआ है तो टैक्स के अंदर ये बात कहते हैं कि अगर ओनर अपने आप को तनख्वाह भी दे देगा तो ये एक्सपेंस बिजनेस का काउंट नहीं होगा, क्योंकि ओनर और उसका बिजनेस एक ही चीज़ तो है। जबकि कंपनी और कंपनी का जो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। कंपनी का अपना एक लीगल वजूद होता है जो बाकियों का नहीं होता। और कोई फ़र्क नज़र आया? इसमें वाइंडिंग अप में भी किसी से पूछना है, रजिस्टर कराते हुए भी किसी से पूछना है। इसका मतलब है कि कंपनी में कोई ऑफिशियल अथॉरिटी हैं जिनके पास जा के बात करनी है। पार्टनरशिप एक बंद कमरे में 4 बंदों ने बैठ के एग्रीमेंट किया, बन गई। एक बंद कमरे में 4 बंदे आपस में लड़ पड़े, ख़त्म हो गई। कंपनी ऑफिशियल तरीके से वजूद में आई है और बंद होगी तो भी एक ऑफिशियल सिस्टम होगा, कंपनीज एक्ट 2017 उसके तहत बंद होगी। और सेपरेट लाइबिलिटी है, उस डब्बे की अपनी लाइबिलिटी है, डब्बे ने अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर इस डब्बे से पैसे लिए और उससे एक बिजनेस किया और बिजनेस में नुकसान हो गया, डब्बा लाइबल है। लोग ढूंढे ही नहीं कि ये ABCDE को पकड़ो, इन्होंने हमारा नुकसान किया। इन्होंने नुकसान नहीं किया,
उस बॉक्स ने नुकसान किया है। वो बॉक्स में जो पैसे हैं वो उजड़ जाएंगे, लेकिन इन लोगों के ज़ाती असा से कोई नहीं बेचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामिया को पकड़ेंगे और उसके ऊपर थोड़े से जुर्माने होंगे कि उन्होंने कंपनी गलत तरीके से क्यों चलाई है, लेकिन ओनर्स तक कोई नहीं पहुंचेगा। भाई आपके घर अगर पीटीसीएल का इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो ऐसा थोड़ी है कि आप ढूंढें कि पीटीसीएल के मेंबर्स कहाँ हैं और फिर किसी मेंबर को पकड़ें और कहें तुम्हारी कंपनी ने मेरा इंटरनेट ख़राब किया हुआ है। वो क्या कहेगा? कहेगा जाओ पीटीसीएल को पकड़ो। तो आप कहेंगे तुम पीटीसीएल नहीं हो, तो कहेगा मैं तो इन्वेस्टर ऑफ पीटीसीएल हूँ, मैं वो डब्बा नहीं हूँ, वो डब्बा तो पीटीसीएल है। तो ये जो वर्चुअल एंटिटी, सेपरेट वर्चुअल एंटिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लोगों की इंडिविजुअल ज़ाती हैसियत अलग हो जाएगी और कंपनी वाली हैसियत अलग हो जाएगी। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? पक्की बात है। थोड़ा सा किताब से हल्का हल्का सा हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। और वो हाँ, किताब वाला भी वो आज मैंने टीम के साथ बैठ के उनको फिर थोड़ा सा फाइनल करना है। कल एक दो एक्टिविटीज़ थी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कल आप जब आएंगे क्लास में तो आपके पास किताब होगी, तो आज आपके पास सिर्फ हौसला होगा। लेकिन हौसला नहीं है, हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में किताब की सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। तो चैप्टर 1 का मोस्ट प्रॉब्ली हम पहला सफ़ा पढ़ रहे होंगे, तो सॉफ्ट में आपके पास मौजूद होगा। तो अगर वेट कर लेंगे कल तक तो इंशाल्लाह ताला मैं मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई किताब की इस तरह की वो तरतीब बना चुका हूँगा। क्योंकि किताब आपको देनी भी है और ख़ामोशी से उसको खुफिया भी रखना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फिर बाकी टीचर्स जो है ना और बाकी लोग वो कहेंगे कि ये आपने क्या किया, क्योंकि मैं कवानीन के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। क्योंकि अभी आपको नज़र आ गया कि तरतीब क्या है। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि इस दफ़ा कंपनी लॉ में पोस्ट रिज़ल्ट में असल में पोस्ट वाले नहीं आए हैं, वो लोग आए हैं जो पहली दफ़ा सी लॉ पढ़ रहे हैं और अब वो स्कीम आने के बाद बड़े पक्के हो चुके हैं कि हमने सी लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए इस एनॉमली को देखते हुए, इस एक्सेप्शन को देखते हुए मैं फिर इस तरह से कर रहा हूँ कि जैसे हम प्री रिजल्ट में किताबें देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास से रिलेटेड है, किसी और क्लास में नहीं। और फिज़िकल बच्चों से रिलेटेड है। ऑनलाइन वालों के पास तो ऑनलाइन किताब है, तो फिज़िकल वालों को फिज़िकल किताब मिल जाएगी। किताब क्या कहती है? किताब कहती है सोल ट्रेडर किसे कहते हैं। सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल है who owns and runs his or her own business। एक इंसान होता है जो अपना बिजनेस खुद चलाता है। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ लॉ, इस बिजनेस को सेपरेट पर्सन रिकॉर्ड नहीं करता। द पर्सन इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस। तो सोल ट्रेडर अपना बिजनेस खुद करता है, लॉ इसको एक अलग इंसान नहीं काउंट करता, ये और इसका बिजनेस एक ही चीज़ है और ये पर्सनली लायबल होगा। एक बंदा जो 5 लाख रुपए से अपनी दुकान करके बैठा हुआ है और उसने किसी का 8 लाख का नुकसान कर दिया, वो भाई साहब आएंगे, पहले इसकी दुकान बंद करवाएंगे, इससे 5 लाख लेंगे, फिर कहेंगे 3 लाख घर से ला के दो, भाई से मांग के दो, अपना कोई असासा बेच के दो, मुझे 8 लाख पूरा चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी जिसमें 20 लाख पड़ा हुआ था उसने किसी का 25 लाख का नुकसान कर दिया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही रिकवर कर सकते हैं जितना डब्बे के अंदर है। इन लोगों को आके नहीं पकड़ेंगे जो हमारे ABCDE थे, तो वो पर्सनली लायबल है। पार्टनरशिप में क्या होगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो अपना जाती बिजनेस खुद कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय द लॉ। लॉ इसको भी एक अलग पर्सन काउंट नहीं करता। पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स। इकट्ठे भी लायबल हैं, अलग अलग भी लायबल हैं और वो सब लायबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप के असासे ख़त्म भी हो जाएं तो बेचारों को घर से अपने एसेट बेच के लोगों की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, तो कंपनियों का कैपिटल शेयर से रिप्रेजेंट होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके मालिक होते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि शेयर्स भी 2-3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस और इस तरह से करके। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के मालिक होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएटेड होते हैं। वो प्रोसेस कंपनीज एक्ट ने स्टार्ट किया है, यानी एक लॉ बता दिया कि कंपनीज एक्ट 2017 इसको डील कर रहा है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, ये अपने ओनर से सेपरेट है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन कहते हैं रूल को, कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को और पर्सनैलिटी कहते हैं शख्सियत को। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ कंपनी की पर्सनैलिटी। एक कंपनी अपने ओनर से आज़ाद है, डिफरेंट है। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट हाफ में ये लिखा हुआ है, ये बस एक दफ़ा पढ़ना है, ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना। किताब आपको वेरी फर्स्ट स्टार्ट में समझाना चाह रही है कि आप जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं उसमें और कंपनी में बेसिक फ़र्क क्या है। अब आगे स्पेसिफिकली उन्होंने कंपनी के कुछ फीचर्स बताए। उन्होंने कहा 3 खास फीचर हैं जो कंपनियों में ऐसे होते हैं जो बाकियों में नहीं होते।
नंबर 1, कंपनियाँ होती हैं सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी एक अलग लीगल वजूद रखती है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन। वो डब्बा अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप पता है वो डब्बा बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, वो डब्बा ज़मीन खरीद सकता है, वो गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि वो डब्बा कानून की नज़र में वैसे ही है जैसे एक इंसान कानून की नज़र में। मेरा NIC कार्ड है तो डब्बा और डब्बे का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो डब्बा भी एक हमारी तरह का एक इंसान है, कानूनी इंसान है, बस नज़र नहीं आता, लेकिन कानून की नज़र में वो एक इंसान है। अब कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स। कंपनी के अपने ज़ाती एसेट्स होते हैं, कंपनी उनको खुद ओन करती है। कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। कंपनी ऐसा सेपरेट पर्सन है कि वो अपनी इनकम पे अलग से खुद से टैक्स भी देता है। तो वो जो हमने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस किए थे उसमें टैक्स भी इनको खुद ही देना होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ कंपनी फॉर डेट्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ये जो हमारे ये शुरू वाले हजरात थे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि इसका ये 1,20,000 वापस ना आए जो इसने लगाया था। इससे बड़ा इसका नुकसान नहीं हो सकता। इसको घर आके मज़ीद पैसे कोई नहीं मांगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको दुख होगा 4 साल पहले इतने पैसे लगाए थे, अच्छे भले डब्बे में पैसे इकट्ठे हो गए थे, सब चले गए, लेकिन इसका ज़ाती कैपेसिटी में अपने लगाए हुए पैसों से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो सियाने लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डिविडेंड खाते रहते हैं, कहते पता नहीं जब कंपनी बंद होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जो बहुत सियाने होते हैं वो कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा अगली दफ़ा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो कंपनी के मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होते। ओनर्स की लायबिलिटी डेट्स ऑफ कंपनी के लिए लिमिटेड होती है, कहाँ तक, अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट तक कंपनी। देन इसमें तीसरा खास फीचर, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी सक्सेशन परपेचुअल है। परपेचुअल लगातार को कहते हैं। परपेचुइटी आपने पढ़ा होगा QM में। फिर FR1 में आप पढ़ते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, शायद इंट्रो में पढ़ते हो। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो मुसलसल अपडेट हो रहा है। तो मुसलसल या लगातार को परपेचुअल कहते हैं। सक्सेशन किसे कहते हैं, विरासत को, वारिस होना। तो कंपनियों के वारिस लगातार बनते रहते हैं, यानी कि एक कंपनी आज जितने लोगों के साथ चल रही है, आज से 10 साल बाद शायद उसके वारिस चेंज हो गए हो, शायद बंदे चेंज हो गए हो। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में शेयर कोई भी लीगल पर्सन खरीद सकता है। इवन एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती है। शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स ओनरशिप में किसी और बंदे को। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस या लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। डब्बे के लाख शेयर्स के ओनर ने अपने 20,000 शेयर किसी और को दे दिए, डब्बे को फर्क ही नहीं पड़ा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी जिंदा है। ये 5 शेयर होल्डर मर भी जाएं, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। बस क्या होगा कि इनके वारिस शेयर्स के मालिक बन जाएंगे और अब डिविडेंड उनको मिलना शुरू हो जाएगा, या वो डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट कौन चलाएगा। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। कंपनी की ओनरशिप में कोई भी चेंज हो, कुछ भी हो, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। पार्टनरशिप को फ़र्क पड़ता है। 3 पार्टनर थे, एक छोड़ के चला गया, ख़त्म हो जाती है पार्टनरशिप। एक नया आ गया, पिछली पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है और एक नए कागज़ पे नए रूल्स आपस में सेट करने पड़ते हैं। ओनर चला जाए बिजनेस से, बिजनेस ख़त्म हो जाता है। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जब मर्जी जो मर्जी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दे उसकी किसी और को। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कशन की है जितनी भी, इसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता है? कंपनी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी में शामिल होते हैं। ये ओनर्स में से भी हो सकते हैं और ये हायर्ड भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप कहें फलाना बंदे को बड़ा अच्छा ये काम करना आता है, उसको तनख्वाह पे ले आते हैं। तो ये डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि कंपनी तो नज़र ही नहीं आती। अब कंपनी को अगर नोटिस देंगे तो उसका जवाब किसी ने तो देना है, वो इंतज़ामिया होती है, जो डायरेक्टर्स जिसको हेड करते हैं और उनके नीचे एम्प्लॉइज़ की एक पूरी फ़ौज होती है। तो ओनर्स अलग हैं और कंपनी के अंदर का स्टाफ अलग लोग हैं। अगर कंपनी को पनिशमेंट मिले तो वो पनिशमेंट किसको मिलेगी? कुछ दफ़ा कंपनी से एक ऐसी गलती होती है जो अनजाने में हुई होती है, तो फिर हम कहते हैं कि कंपनी को फ़ाइन हो जाएगा, फ़र्ज़ करें ₹1,00,000 का। लेकिन अगर साबित हो जाए कि कंपनी में मौजूद एक डायरेक्टर ने जान के फ्रॉड किया है, तो फिर वो पर्सनली लायबल होता है। तो ज़्यादातर कंपनी को पड़ने वाले फ़ाइन कंपनी को पड़ते हैं, लेकिन कुछ जगह हम कंपनी लॉ में देखेंगे कि लॉ कहेगा कंपनी साइड पे करो, चीफ एग्जीक्यूटिव को पकड़ लो, डायरेक्टर को पकड़ लो। तो ज़्यादातर कंपनी की गलती का फ़ाइन कंपनी को पड़ता है।
लोगों को नहीं पड़ता, लेकिन लोग अगर साबित हो जाएं तो फिर लोगों को भी फाइन पड़ जाता है। जी, सीईओ और डायरेक्टर में क्या फ़र्क है? हम एक चैप्टर 4 में बहुत तसल्ली से पढ़ रहे होंगे। डायरेक्टर बेसिकली कंपनी के वो लोग हैं जो कंपनी की इंतज़ामिया चला रहे हैं, और किन के ब्याह पे चला रहे हैं? कंपनी के ओनर्स के ब्याह पे। ये डायरेक्टर्स अपने लिए एक हेड को चूज़ कर लेते हैं, जो उनका सिंबॉलिक हेड होता है, वो उन सबको रेगुलेट कर रहा होता है। उस हेड को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान हम सबका है, हमारा मुल्क है ना, हम मानते हैं हमारा मुल्क है, हम सब इसके मेंबर्स हैं, लेकिन हम सब अपने मुल्क को नहीं चला सकते। तो हम क्या करते हैं? हम अपने अपने इलाके में सबसे नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद व जाहिद बंदा ढूंढते हैं, अपने इलाके का दी बेस्ट पर्सन। देखिए कितना प्यारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि हर इलाके के लोगों को ये पावर है कि अपने इलाके का सबसे अच्छा इंसान चुन के हमारे पास भेजो। तो हम पूरे पाकिस्तान से चुन के 250-300 बंदों को, जो बरगजीदा किस्म के लोग होते हैं, नेक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको सेलेक्ट करके गवर्नमेंट चलाने के लिए भेज देते हैं। तो टेक्निकली पाकिस्तान भी तो एक डब्बा है, वर्चुअल चीज़ है ना। पाकिस्तान किसे कहते हैं? किसी इमारत को तो नहीं कहते। नक्शे पे सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर जो कुछ है उसको हम वर्चुअली कह देते हैं ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान टेक्निकली उसी तरह से एक डब्बा है, एक मुल्क है, और इस डब्बे को जो चलाएगा वो फिर उसकी तनख्वाहें भी लेगा, और हम इसके मालिक हैं। तो हम चूज़ करेंगे कि इस डब्बे की इंतज़ामिया कौन हो। तो हम पाकिस्तान के मेंबर्स चूज़ करेंगे डायरेक्टर्स को। तो हम करोड़ों लोगों ने 250-300 लोगों को सिलेक्ट किया और भेज दिया कि तुम जाओ मुल्क का निज़ाम चलाओ। अच्छा, वो जब जाएंगे तो वो कानून साजी करेंगे, और उनके नीचे एम्प्लॉइज़ की पूरी फौज होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होंगे। जैसे इधर भी था, डायरेक्टर्स अकेले काम नहीं करेंगे, नीचे एम्प्लॉइज़ होंगी। पाकिस्तान कमाएगा, पाकिस्तान अपनी कमाई से एम्प्लॉइज़ के पैसे देगा, ऊपर के डायरेक्टर्स के पैसे देगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बच गया तो वो हमें मिलेगा। अब हमें प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं मिलेगा, कैश की फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमें सेहत अच्छी मिल जाएगी, हमें स्कूलिंग अच्छी मिल जाएगी, हमें अमन अच्छा मिल जाएगा, हमें जो है वो अदल का एक अच्छा निज़ाम मुहैया होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, हमारे हुकूक की बात होगी। मैंने सारी चीज़ें वो ढूंढी जो नहीं हो रही, ये सब होगा। अच्छा, अब जब ये चंद बरगजीदा लोग इकट्ठे हुए, जब ये चंद शरीफ लोग इकट्ठे हुए, तो देखेंगे हम में से सबसे ज़्यादा शरीफ कौन है। अब ये बरगजीदा लोगों अपने में से सबसे बरगजीदा इंसान को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। टेक्निकली वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। असेंबली मेंबरान सारे डायरेक्टर्स हो गए, और असेंबली मेंबरान ने एक बंदे को चूज़ कर लिया कि ये बंदा हमारा हेड होगा। वो हेड बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो पाकिस्तान में हम अवाम मेंबर्स कहला सकते हैं, असेंबली मेंबरान डायरेक्टर्स कहला सकते हैं, और वज़ीर आज़म को हम कह सकते हैं कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है। तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर डायरेक्टर्स में से होता है, लेकिन ये कभी कभी अदर दैन डायरेक्टर भी हो सकता है। ज़्यादा गहराई में नहीं इसलिए उतरेंगे कि हमारा चैप्टर 4 आधा चीफ़ एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करता है। जी, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? पक्का? कहानी को आगे लेके चलें, थोड़ी सी और बातें करते हैं। पहला दिन है, आपको परेशान भी नहीं करना, ऊपर से आपके पास किताबें भी नहीं हैं। कंपनी के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कंपनियां किसी लॉ के तहत चलती हैं। कौन सा लॉ है वो? कंपनीज एक्ट। बड़ी पुराने ज़माने की बात है कि एक रिपील्ड कंपनीज एक्ट होता था, बड़ा पुराना, बहुत ही पुराना, 1913 ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का। इसको हम कह देते हैं रिपील्ड, ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक दफ़ा जोश खा के कंपनीज ऑर्डिनेंस बनाया था 1984 में। फिर उसके बाद 2016 में कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था, और उसके फ़ौरन बाद एक एक्ट आया था 2017 में। हम जो पढ़ रहे हैं वो इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 है। ये भी कंपनी के लॉ हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या किसे कहते हैं, आप कहेंगे इन चारों को कहते हैं। और अगर कहें कि ये जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, तो हो सकता है पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में रजिस्टर हुई हो और आज भी जिंदा हो, तो उसको वाजिब नहीं है कि वो दोबारा इसमें रजिस्टर हो। तो अब वर्ड कंपनी की अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखी जाए तो हम कहेंगे कंपनी एक ऐसा सेटअप है जो फॉर्म हुआ है और रजिस्टर हुआ है या तो कंपनीज एक्ट 2017 में या पिछले किसी कंपनी लॉ में। और कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं कंपनी लॉ में चारों काउंट करेंगे, अनलेस के जुमला कुछ और कह रहा हो, हम 3 भी काउंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा पुराना कंपनी लॉ तो ऊपर वाले 3 काउंट होंगे, और अगर मैं कहूँगा कंपनी लॉ या लेटेस्ट कंपनीज एक्ट तो ये वाला काउंट होगा।
तो कंपनी लॉ में चारों आते हैं, लेटेस्ट कंपनीज एक्ट में ये आता है। तो जहाँ लिखा हो दिस एक्ट, इसका जिक्र हो रहा है। जहाँ लिखा हो कंपनी लॉ, इन चारों का जिक्र हो रहा है। जहाँ लिखा हो प्रीवियस कंपनी लॉज, ऊपर वाले 3 का जिक्र हो रहा है। अब ये क्या कहानी है, ये ऑर्डिनेंस और एक्ट का क्या फ़र्क होता है? आप में से कुछ लोग तो बी लॉ पढ़ के आए होंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आया हुआ कानून होता है और एक्ट पार्लियामेंट वालों ने मिलके बनाया होता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये एक्ट था उस ज़माने की पार्लियामेंट का, दरमियान में 2 दफ़ा ऑर्डिनेंस आए और फिर ये एकदम से एक्ट आया। ये इतना करीब करीब ये क्या हुआ है जी? पार्लियामेंट ने पास कर दिया होगा, इलेक्शन हो गया होगा। अब देखें, आपको याद होगा 2016-17 में इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। मैंने कहा जी आपने कोई स्टोरी भी सुनाई थी, दामन वक्त में गुंजाइश इतनी है, इतनी तो है कि हम स्टोरी सुन सके। एक काम करते हैं, पहले ज़रा इंग्लिश देख लेते हैं, फिर जितना टाइम बचता है मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके पीछे क्या था, क्योंकि ये दर्दनाक स्टोरी हमें कंपनी लॉ में जगह जगह काम आएगी। तो जल्दी से एक दफ़ा थोड़ी सी इंग्लिश देख लेते हैं। 2 फजूल सी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। दिस एक्ट मतलब 2017, और अब जब दिस एक्ट से हट के कहा तो पिछले वाले 3 हो गए। तो जो भी मौजूदा या गुज़िश्ता कंपनी लॉ में रजिस्टर उसे क्या कहेंगे? कंपनी। अभी डेफिनेशन पूछी जाने वाली नहीं है। क्या पूछेंगे? कंपनी किसे कहते हैं? आप कहेंगे कंपनी वो जैसे कंपनी कहते हैं। कंपनी लॉ कैसे कहेंगे? उन्होंने कहा रिपील कंपनीज एक्ट, वो अंग्रेजों के ज़माने का, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। अनलेस के जुमला किसी और तरह से बात कर रहा है। अगर जुमला कह रहा हो पुराना कंपनी लॉ तो फिर मत काउंट करना इसे, लेकिन अगर खाली कंपनी लॉ लिखा हो तो फिर उसमें वो 3 के साथ ये चौथा वाला भी ऐड हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, ये बस एक दफ़ा पढ़ के आपने साइड पे कर देनी है, असूलन काम की डेफिनेशन नहीं है। वो स्टोरी क्या है? 1984 से पाकिस्तान में एक कानून चला आ रहा था कंपनियों का। 1984 इज़ दैट टाइम जब कंप्यूटर भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता था। द ओनली वे वॉज फैक्स। एक तार के थ्रू कुछ मैसेज दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थोड़ा सा जा सकता था। तो 2013 में गवर्नमेंट आई और उस गवर्नमेंट में सारे लोगों को ये टारगेट मिला कि अब आपने मुल्क को सीधा करना है। क्योंकि 2008 से 2013 तक मुल्क पे ना एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला रहा था, मुल्क काफ़ी मुश्किल में चला गया था। 2008 में डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई थी, मुशर्रफ दौर एंड हुआ था और जरदारी के पास हुकूमत आ गई थी। वो 5 साल डेमोक्रेसी चली मुल्क में, और वो ऐसे चली कि सारे लोग बेचारे बस दुखी रहे। शायद आप लोग बहुत छोटे हों तो आपको आइडिया ना हो, पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, सुई गैस आती ही नहीं थी। दिन में शायद आधा घंटा या 1 घंटा सुई गैस आती थी। CNG के पंप्स पे दुनिया की सबसे लंबी लाइनें लगती थी। 250-300 गाड़ियाँ ऑन एवरेज खड़ी होती थी और 5-5, 6-6 घंटे बाद उनकी बारी आती थी। पेट्रोल मिलना शॉर्ट हुआ था। हर तीसरे दिन कोई धमाका होता था। बलूचिस्तान अलग होने के चक्कर में था, KPK में फसाद चल रहे थे, कराची तकरीबन चल रहा था, और पाकिस्तान पे तकरीबन हालत ये आ गई थी कि रेलवे तबाह हुआ था, PIA तबाह हुआ था। तो उस टाइम पे अगेन कुछ बहुत बड़ों ने, एक तो बड़े होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़ों ने ये सोचा कि मुल्क को अब सुधारना है। उन्होंने सपोर्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी की और उनको कहा आप आएँ, आपको हम चलने देंगे भरपूर तरीके से। वही पार्टी जिसको 2 दफ़ा पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है। तो नून लीग वॉज गिवन अ प्रॉमिस कि आप आ जाओ, आप मुल्क चलाने के बारे में सोचो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्हें समझ आ गया कि हमारी सर्वाइवल तब है जब मुल्क चले। तो उन्होंने जज्बाती होकर बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, बिजली के मंसूबों के ऊपर, गैस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऐसे में एक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे जो विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसहाक डार। उसने सोचा मैंने भी कुछ तारीखी करना है। उसने टैक्स के ऊपर अच्छा खासा काम किया, और दूसरा देखा कि एक बड़ा पुराना कानून चल रहा है 1984 का, जिद्दत आ चुकी भी और कंपनियां आज भी वो पुराने कानून को फॉलो कर रही हैं। उसने कानून पे बहुत ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दिया SECP नामी इदारे से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
इसको की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब मेरे सामने कुछ पढ़े लिखे लोग तो हैं कम से कम जिन्होंने बी लॉ पढ़ा हुआ है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? ये जो पार्लियामेंट वाले हैं ये लॉ बनाने की पावर दे देते हैं किसी इदारे को। तो इसहाक डार ने कंपनी लॉ बनाने की पावर दे दी SCCP को और उसको कहा कि आप इसके अंदर बताएं कि क्या कवानीन होने चाहिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। SCCP ने 1-1.5 साल बहुत तेज़ी से काम किया, फिर इसहाक डार की टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो उस टाइम पे दे वर वेरी वरिड कि क्या हम एक जल्दी से जल्दी लॉ ला सकेंगे। 2016 के करीब इसहाक डार को नज़र आया कि चूँकि मुल्क अब चलना शुरू हो गया है, तो वो जो बहुत बड़े हैं उनकी दोस्ती किसी और से होना शुरू हो गई है, तो शायद हमारी बारी ख़त्म होने वाली है और शायद अब किसी और की बारी आने वाली है। सबको समझ लग जाती है कि कौन से बड़ों से दोस्ती करनी है और उसके बाद बारियाँ लगती हैं। हाँ, जब दूसरा दोस्ती करता है तो उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, जब अपनी बारी आती है तो उसी से दोस्ती करके दोबारा आ जाते हैं। तो हुआ ये कि उसे समझ आ गया कि अब हमारा दौरे हुकूमत किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसकी बड़ी भरपूर कोशिश थी कि ये लॉ पार्लियामेंट वाले अप्रूव कर दें। उसने पार्लियामेंट के सामने कई दफ़ा ये लॉ रखवाया, लेकिन पार्लियामेंट तो मसरूफ़ बहुत थी। कुछ लोग धरना दे रहे होते थे, कुछ धरने वालों को डिफेंड कर रहे होते थे। तो अल्टीमेटली मुल्क उस टाइम पे चलाने का जो पैटर्न था वो आउट हो चुका था, क्योंकि दो सियासी जमातें आपस में लड़ना शुरू हो गई थी। अब इसहाक डार को था कि ऐसा ना हो कि हमारी गवर्नमेंट चली जाए और मेरा नाम तारीख के अंदर आए नहीं। उसने देखा आसपास कोई फारिग आदमी नज़र आ रहा हो, मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ा मासूम सा वो, हाँ बड़ा ममनून किस्म का जो है ना एक प्रेसिडेंट होता था, बड़ा मासूम सा, मतलब जो है ना ज़्यादा बेज़रर सा आदमी था। उसके पास जाके कहा कि हाँ भाई क्या कर रहे होते हो आजकल? उसने कहा गोल्फ खेल रहा होता हूँ, कभी जाके कोई नया बिज़नेस शुरू हुआ है तो जाके फ़ीता काट देता हूँ, क्योंकि सदर की तो पावर वो 58(2)B के बाद ख़त्म ही हो गई थी बेचारे की। तो वो उसको कहा कि तुम कंपनीज ऑर्डिनेंस पे साइन कर दो। तो उसने पलट के कहा कि सही है ना? उसका हाँ सही लिखा है, पढ़ना है तो पढ़ लो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये पढ़ने वाला काम ज़रा अजीब सा है, तुम बता रहे हो सही है, SCCP ने बनाया है, साइन किया और अचानक से ऑर्डिनेंस आ गया। जब ऑर्डिनेंस आया तो एकदम से मुल्क में टेंशन फैल गई। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाने का मतलब ये है कि या तो शदीद इमरजेंसी थी या पार्लियामेंट तवज्जो ही नहीं दे रही। लोगों ने ना थू करना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट पे जो हुकूमत में थे उनको भी बुरा कहना शुरू कर दिया, जो अपोजिशन में थे उनको भी बुरा कहना शुरू कर दिया। हुकूमत कहती है अपोजिशन वाले हमें कानून नहीं अप्रूव करने दे रहे, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं जी तुम लोग कानून अप्रूव कर सकते हो, हमने कब रोका। तो एक झगड़ा शुरू हो गया और अचानक से हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये बदनामी का दाग हटाएंगे कि हमारी मौजूदगी में ऑर्डिनेंस क्यों पास करना पड़ा। इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अब क्या करना होगा। इसहाक डार ने कहा रिजेक्ट कर दो इसको, अपना ले आओ लो। अब इतना काम कौन करे? ये रिजेक्ट तभी करेंगे ना जब बताएंगे ये गलत है, ये गलत है तो अपना सही लाएं, या मान लें कि जो बना है वो सही है तो वो ऑर्डिनेंस के तौर पे ज़िंदा रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम एक नया लॉ देंगे। SCCP के अंदर के बंदों तक रसाई की, उनसे कहा वो ज़रा बेसिक फ़ाइल दिखाओ जिसमें पिछले वाले सेक्शन और नए वाले सेक्शन थे। वो एक एक्सेल की शीट थी जिसमें एक तरफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शंस आ रहे थे, एक तरफ 2017 के सेक्शंस आ रहे थे कि पहले ये होता था अब ये है। उसको देखा, रैंडमली शफल किया, कुछ लाइन आइटम में आई हुई चेंजेस को रिवर्स कर दिया। यानी फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर पहले 14 दिन में जमा होती थी और अब कह दिया कि 7 दिन में जमा होगी, तो उसको दोबारा चेंज कर दिया और उसको वापस पिछले वाले टाइम पे ले आए। अगर किसी सेक्शन में लिखा था कि ये वाली बातें अब हम बताने लगे हैं तो नीचे वाली बातें उड़ा दें, और वहां लिख दिया एज SCCP में प्रिस्क्राइब। तो रातों रात लॉ बदला, 60-70 सेक्शंस के साथ बेदर्दी से उनका कत्लेआम किया गया। 2-2.5 साल से बड़ा खूबसूरत पीस ऑफ लॉ जो बन रहा था, मुझे इसलिए दुख है कि उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, मैं देख रहा था, फीडबैक वगैरह थे, मैं ICAP की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी में था और आंखों के सामने जुल्म हो रहा था कि सिर्फ सियासी आपस की गड़बड़ की वजह से एक बड़ा प्यारा लॉ फारिग हो रहा है और उसकी जगह जो लॉ आ रहा है उसमें आधी चीज़ें अनडिफाइंड है। तो हुआ ये कि बहुत सारे सेक्शंस रिवर्स हो गए और बहुत सारी जगह पे अब एक जुमला लिखा हुआ नज़र आता है एज में बी स्पेसिफाइड। तो अक्सर मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाना शुरू करूँगा, मैं कहूँगा इसमें आपको पता है ये काम ये काम ये काम और ये काम कैसे होगा, आप कहेंगे कैसे, यहाँ लिखा होगा एज में बी स्पेसिफाइड। उसके बाद आप किताबें ढूंढते रह जाएंगे और आपको नज़र ही नहीं आएगा कि वो कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो जिस सेक्शन में लिखा था वो उड़ा दिया।
सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पार्लियामेंट वाले भी खुद से कानून दे सकते हैं, मुल्क को एक अच्छे कानून से महरूम कर दिया। तो ये बड़ी गंदी स्टोरी थी। 4 महीने के अंदर अंदर नया वाला लॉ लाने के चक्कर में पाकिस्तान को एक अच्छी वर्किंग से रोक दिया। तो इस वक्त हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें जगह जगह इस तरह की बात आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने एज मे बी स्पेसिफाइड पढ़ के हैप्पी हो जाना है कि शुक्र अब आपको याद नहीं करना पड़ा, एज मे बी स्पेसिफाइड बस याद कर लेंगे। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला हम विद बुक्स कंपनियों की टाइप्स पढ़ेंगे। अगले 2 दिन, बल्कि खासतौर पे सिर्फ अगला दिन थोड़ा सा हमारा ज़रा ज़्यादा बोर होगा, क्योंकि हम कंपनियों की काइंड्स को देखेंगे तो ज़ाहिर है उसमें डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम दोबारा अपने रूटीन में वापस आ जाएंगे। तो बस घर जाके अब आपने सॉफ्ट कॉपी में पहला पेज पढ़ लेना है, दूसरे पेज पे एक बस बॉक्स है, आप वो कर सकते हैं। और कल फिर आप लोगों को किताब मिल जाएगी। जो लोग आ जाए हैं तो उनको मैं बता दूं कि इसमें किताब देने का मैंने कल जज्बाती वादा कर लिया था। मुझे रात बड़ा एहसास हुआ, मैं लेटा, मैंने कही मैंने क्या किया, इतना जज्बाती हो गया। वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये था कि अब ऐसा ना हो कि बाकी क्लासेस में अचानक से एक जो है ना वो बगावत जाग जाए। तो बस आप लोगों ने, चूँकि इस वक्त इस सब्जेक्ट की नेचर ये है कि इसमें बिगिनर बच्चे आ गए हैं, लेकिन टेक्स्ट में या किसी और सब्जेक्ट में शायद बिगिनर बच्चे नहीं आएंगे, रिपीटर बच्चे आएंगे। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कल मैंने किताब की बात की। तो आपने भी इस पर कायम रहना है। किसी भी और क्लास में आप में से जिसने फरमाइश की उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसकी किताब उससे वापस ले ली जाएगी, सील होगी। ठीक है भाई, कुछ कहना चाहते हैं? जी 2016 में जब ऑर्डिनेंस पास हुआ तो प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ जी, यहाँ से एक बंदे ने बताया था, ममनून हुसैन। मासूम सा एक आदमी था, भोला भाला सा, ज़्यादा तंग नहीं करता था, उसे जो को वो मान जाता था। प्रेसिडेंट जो है ना अब बेचारे ऐसे ही आते हैं। वो अलवी साहब होते थे एक बेचारे, ठीक है, लेकिन सिवाय जरदारी के कोई तगड़ा प्रेसिडेंट नहीं मिला पाकिस्तान को पिछले 20-22 साल में। जी असल में बात ये है कि वो क्योंकि पार्टी हेड भी है ना, वरना प्रेसिडेंट बेचारा जो है ना वो उसकी पावर्स ही नहीं होती। तो जरदारी के पास बाहैसियत प्रेसिडेंट पावर नहीं होती, बाहैसियत पार्टी हेड उसके पास पावर होती है। इस वजह से उसकी ज़रा पॉलिटिक्स ज़रा बाकियों से डिफरेंट होती है। मैंने तो वो बड़ा जालिम ज़माना भी देखा है ना, 2008 से 13 वाला। तो मैं तो पाकिस्तान को अपने आंखों के सामने तबाह होते हुए, उजड़ते हुए देखा है। तो आप लोग उस वक्त छोटे थे, आपने नहीं देखा। हाँ, आपने बचपन से आपने फेसबुक यूज़ की और फेसबुक पे आपने देखा कि कुछ लोग चोर हैं और कुछ लोग नेक हैं जो उन चोरों को गोली मारने के चक्कर में। तो आपने तो वो सबक हासिल किया है। तो आपने पिछली 20, 25, 30 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कभी किसी इंडिपेंडेंट किताब से, तो फिर आपको पता लगेगा कि मुल्क के साथ क्या कुछ होता रहा। ज़्यादा ना पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको सब कुछ ही समझ आ जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं। ऐसा ना हो कि हमको गुस्ताखी कर जाएँ। तो कल इंशाल्लाह ताला तो